हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम सिल्विया प्लाथ की एक हाईली कंट्रोवर्शियल पोएम की समरी देखने वाले हैं। पोएम का नाम है डैडी। और जैसा कि हम सिल्विया प्लाथ के बारे में जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा ट्रबलसम थी और वो मेंटल डिप्रेशन से गुज़र रही थी, जिसके कारण उन्होंने फाइनली एक दिन सुसाइड कर लिया था। तो उनके सुसाइड के पीछे बहुत सारे रीजंस थे। उसमें से एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये कि उनकी अपने हस्बैंड टेड ह्यूग्स के साथ ठीक तरीके से नहीं बनती थी। और ये जो पोएम है वो उन्होंने टेड ह्यूग्स से डाइवोर्स लेने के बाद लिखी। तो दूसरा रीज़न उनके मेंटल डिप्रेशन का था कि उनकी जो फैमिली प्रॉब्लम्स है, ख़ास तौर पे उनका जो अपने फादर के साथ रिलेशन था वो काफ़ी बुरा था। और उसी चीज़ को उन्होंने इस पोएम के ज़रिए रीडर्स को बताया है। तो चलिए हम सबसे पहले इस पोएम का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। डैडी इज़ अ कंट्रोवर्शियल एंड हाईली एंथोलॉजाइज्ड पोएम बाय द अमेरिकन पोएट सिल्विया प्लाथ, पब्लिश्ड पोस्थुमसली इन 1965। यानी उनके मरने के बाद 1965 में इसे पब्लिश किया गया था। ये एक कंट्रोवर्शियल पोएम है। एज पार्ट ऑफ द कलेक्शन एरियल नाम के कलेक्शन में इस पोएम का जिक्र होता है, ये पोएम आती है। द पोएम वॉज ओरिजिनली रिटन इन अक्टूबर 1962। तो 1962 अक्टूबर में इस पोएम को लिखा गया था। और ये तब उन्होंने लिखा जब 1 महीना कंप्लीट हो गया था अपने हस्बैंड पोएट टेड ह्यूग्स से सेपरेशन के बाद, डाइवोर्स लेने के बाद। और उनकी खुद की डेथ के 4 महीने पहले इस पोएम को सिल्विया प्लाथ ने लिखा था। It is a deeply complex poem informed by the poet's relationship with her deceased father Otto Plath। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स पोएम है जिसमें सिल्विया प्लाथ का क्या रिलेशनशिप था ऑटो प्लाथ के साथ, यानी अपने फादर के साथ, इसको बताया गया है। तो उस टाइम पे उसके फादर ऑलरेडी मर चुके थे। डिसीज्ड का मतलब होता है मर जाना। Told from the perspective of a woman addressing her father, the memory of whom has an oppressive power over her, the poem details the speaker's struggle to break free of his influence। तो ये जो पोएम है वो एक ऐसी औरत के पर्सपेक्टिव से, यानी नज़रिए से बोली जा रही है जो अपने फादर को एड्रेस कर रही है, डायरेक्टली अपने फादर से बात कर रही है। और उस फादर का उस बेटी के ऊपर बहुत ज़्यादा पावर है, ऑप्रेसिव पावर है, यानी कंट्रोल है। और पूरे पोएम में उस औरत को कहा गया है कि तुम ऐसे इंसान की पकड़ से अब बाहर आ जाओ, ब्रेक फ्री करो। तो चलिए हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। द स्पीकर बिगिंस द पोएम बाय एड्रेसिंग द सर्कमस्टांसेस इन विच शी लिव्स, सेइंग दैट दे आर सिंपली नो लॉन्गर एडिक्वेट। तो जो स्पीकर है वो अपनी पोएम को स्टार्ट करती है और कहती है कि जो कंडीशंस, जो सिचुएशंस में वो रह रही है, वो कंडीशंस अब सही नहीं है रहने के लिए। और वो अपने आप को एक पैर के साथ कंपेयर करती है, फुट के साथ कंपेयर करती है जो एक काले जूते में रहता है। बेसिकली यहाँ पे वो एक कंपैरिजन कर रही होती है और वो काला जूता उसके फादर हैं और वो खुद अपने आप को एक पैर कह रही है, फुट कह रही है। तो वो कहती है कि 30 सालों से मैं उस काले जूते में, यानी अपने फादर के ऑप्रेसिव कंट्रोल में रह रही हूँ। फादर तो मर चुके हैं। तो वो ऐसा कह रही है कि अभी भी वो मेंटली अपने फादर के कंट्रोल में रह रही है। और अब लेकिन वो इस तरह की सिचुएशन में नहीं रह सकती और उसे बाहर आना ही होगा, क्योंकि ना तो वहाँ पर वो सांस ले पा रही है और ना ही वो स्नीज़ कर पा रही है, छींक पा रही है। उसके बाद फिर वो अपने फादर को डायरेक्टली एड्रेस करना शुरू करती है और कहती है कि वो तो बहुत टाइम से अपने फादर को मारना चाहती है, लेकिन उसके फादर उसके पहले ही मर गए। तो उसका जो चांस था वो अब नहीं रहा, इसीलिए क्योंकि उसके फादर पहले ही मर गए। और उसके बाद फिर वो अपने फादर को एक मार्बल स्टैचू से कंपेयर करती है और कहती है दैट ही वाज लाइक अ बैग फुल ऑफ गॉड। तो यहाँ पे वो गॉड क्यों कह रही है? इसीलिए क्योंकि जैसे भगवान का एक पावर होता है, उसी तरीके से उसके फादर का उसके ऊपर पावर था। सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि उसके
फादर का उसके ऊपर बहुत ही ऑपरेसिव पावर था, बुरा पावर था, एक कंट्रोल था। तो वो एक स्टैचू के साथ भी कंपेयर कर रही है अपने फादर को, और कहती है कि उनका जो एक टो है, अंगूठा है, वो एक सैन फ्रांसिस्को सील एक जानवर होता है जो समुद्र में रहता है, आपने देखा होगा। तो उसके फादर का जो एक टो है वो एक सील की तरह है, बहुत ही बड़ा और ग्रे हो चुका है वो, इसीलिए क्योंकि उसके फादर को डायबिटीज़ थी और डायबिटीज़ के कारण गैंग्रीन हो गया था उनके पैर में, जिसके कारण सिल्विया प्लाथ के फादर फाइनली मर गए थे। तो ये डायरेक्ट एल्यूजन है, डायरेक्टली वो अपने एक्चुअल फादर के बारे में यहाँ पोएम में बात कर रही है। Continuing the image of her father as a statue, the speaker describes his head being located in the bizarre blue-green waters of the Atlantic Ocean near the beautiful coastal town of Nauset, Massachusetts. तो अभी भी वो अपने फादर को एक स्टैचू से कंपेयर कर रही होती है और कहती है कि उनका जो सर है वो उस अजीब से ब्लू ग्रीन वाले पानी जो कि अटलांटिक ओशन में है, वहाँ पे उनका सर पड़ा हुआ है। और ये जो जगह है वो नॉसेट मैसाचुसेट्स के पास है। द स्पीकर टेल्स दैट हर फादर दैट शी यूज टू प्रे फॉर हिज रिटर्न फ्रॉम द डेड एंड देन इन जर्मन सेज ओ यू। तो वो डायरेक्टली अपने फादर को एड्रेस करते हुए कहती है कि मैं हमेशा ये प्रे किया करती थी कि आप जो मर गए हैं वो वापस ज़िंदा हो जाए। और फिर वो जर्मन में कहती है कि अरे ये तो तुम हो। तो वो बेसिकली अपने फादर को जर्मन कहने लगती है, आगे चलकर हमें पता चलेगी ये बात। The speaker prayed in the German language in a town in Poland that was utterly destroyed by endless wars. तो जो स्पीकर है वो कहती है कि वो पोलैंड के एक टाउन में रहती है, वहाँ से वो प्रे कर रही है, और पोलैंड के उस टाउन को बहुत सारी वॉर्स ने, बहुत सारी लड़ाइयों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और वो कहती है कि वो जो टाउन है उस जगह का जो नाम है वो इतना ज़्यादा कॉमन है कि कम से कम उस तरह की जगहें 12 होंगी। बिकॉज ऑफ दिस शी कुडंट टेल वेयर हर फादर हैड बीन। तो इसकी वजह से वो एग्जैक्टली नहीं बता पाती कि एक्चुअली वो लोग कौन से टाउन में रहते थे, उसके फादर कहाँ थे या कहाँ से आए थे। और इसके साथ साथ वो कहती है कि वो कभी भी उनसे डायरेक्टली बात नहीं कर पाई और हमेशा उसकी जो टंग है वो बंधी हुई रहती थी। इससे हमें पता चलता है कि उसके जो फादर हैं वो कितने ज़्यादा ऑपरेसिव नेचर के थे और उसके ऊपर कितना कंट्रोल रखते थे, और वो कभी भी अपने फादर से फ्रीली बात नहीं कर पाती थी, हमेशा डरती रहती थी। उसकी जो टंग है वो उसके जॉ में अटकी रहती थी। इट वॉज एज दो हर टंग वेयर स्टक इन अ ट्रैप मेड ऑफ बार्ब्ड वायर। तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी जो टंग है वो हमेशा वायर से लिपटी हुई रहती हो और कभी वो फ्रीली बात नहीं कर पा रही हो। द स्पीकर स्टटर्स द वर्ड आई इन जर्मन। फिर जो स्पीकर है वो जर्मन में आई कहती है और स्टटर करती है, यानी वो हकलाती है बोलते हुए, इसीलिए क्योंकि वो ये दिखाना चाहती है कि वो उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते थे उसके फादर के सामने। शी थॉट एवरी जर्मन वॉज हर फादर, शी थॉट द लैंग्वेज वॉज ऑफेंसिव एंड डिस्गस्टिंग। तो उसे ऐसा लगता है कि उसके फादर एक जर्मन है और वो अपने फादर को हिटलर के साथ भी कंपेयर करती है। जैसे हिटलर ने बहुत सारे ज्यूज़ को मारा, वैसे उसे लगता है कि उसके फादर हिटलर की तरह एक जर्मन थे और वो खुद एक ज्यू थी। द स्पीकर कंटिन्यूज डिस्क्राइबिंग द जर्मन लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज लाइक द इंजन ऑफ ए ट्रेन। और उसके बाद जो स्पीकर है वो जर्मन लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने लगती है और कहती है कि वो जो जर्मन लैंग्वेज है वो ट्रेन की एक बोगी की तरह है, इंजन की तरह है, और वो जो ट्रेन है उसे एक कंसंट्रेशन कैंप ले जा रही है, क्योंकि वो अपने आप को एक ज्यू के साथ कंपेयर करती है। तो होलोकॉस्ट में, यानी जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी तब हिटलर ने बहुत सारे ज्यूज़ को मरवा दिया था। कंसंट्रेशन कैंप्स बोलते थे उन जगहों को। ऑस्विट्स नाम की जगह थी जहाँ पर कंसंट्रेशन कैंप्स थे और जहाँ पर बहुत सारे ज्यूज़ को ले जाकर हिटलर के आदमी मार दिया करते थे। तो यहाँ पे वही डायरेक्ट कंपैरिजन है जहाँ पे जो पोएटेस है वो अपने आप को एक ज्यू कह रही है और अपने फादर को हिटलर कह रही है। The speaker, perhaps still imagining herself on this train, then describes the Austrian state of Tyrol and the beer of Austria's capital city as being impure and false. तो स्पीकर जो है वो अभी भी इमेजिन कर रही होती है कि वो उसी ट्रेन में बैठी है और एक कंसंट्रेशन कैंप में जा रही है, और फिर वो ऑस्ट्रिया का जो एक जगह है टायरोल, उसको डिस्क्राइब करने लगती है। शी देन लिस्ट द अदर थिंग्स दैट माइट मेक हर जूइश।
फिर वो और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताने लगती है जो ये प्रूव कर सकती हैं कि वो जूइश है, जैसे कि हर रोमानी एंसेस्ट्री, वो रोमानिया से थी, उसका अजीब लक, इन सारी चीज़ों से वो प्रूव करना चाहती है कि वो जूइश है। शी हैज़ ऑलवेज बीन अफ्रेड ऑफ हर फादर इन पर्टिकुलर हुम शी एसोसिएट्स विद द जर्मन एयरफोर्स। तो वो हमेशा ही अपने फादर से डरती थी, जैसा मैंने आपको बताया, इसलिए वो स्टटर करती थी और वो अपने फादर को जर्मन एयरफोर्स या हिटलर से कंपेयर करती है। एंड हु स्पोक वर्ड्स दैट सीम्ड इम्प्रेसिव एट फर्स्ट बट टर्न्ड आउट टू बी नॉनसेंस। तो उसे ऐसा लगता है कि उसके फादर बहुत इम्प्रेसिव वर्ड्स बोलते थे, लेकिन एक्चुअली वो नॉनसेंस होता था। शी गोज ऑन टू डिस्क्राइब हिज केयरफुली ग्रूम मुस्टेच। उसके बाद फिर वो अपने फादर की जो मूछ है उसको डिस्क्राइब करती है, उनकी ब्लू आंखों को डिस्क्राइब करती है और कहती है कि उसके फादर पक्का एक आर्यन ही थे, यानी कि वो जर्मन मिलिट्री में काम करते थे हिटलर के अंडर। दिस टाइम इन्वोकिंग द आर्मर्ड व्हीकल्स यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर टू। तो वो वर्ल्ड वॉर टू में जो व्हीकल्स यूज़ हुए थे उनके बारे में भी वो कहती है। द स्पीकर एड्रेसेस हर फादर एज ओ यू अगेन, दिस टाइम इन इंग्लिश। इस बार वो इंग्लिश में कहती है ओ यू, यानी वो फिर से ये प्रूव करना चाहती है कि उसके फादर एक जर्मन थे। अगेन डिस्क्राइबिंग हर फादर द स्पीकर क्लेम्स दैट ही इज़ नॉट गॉड आफ्टर ऑल। फिर से वो अपने फादर को डिस्क्राइब करते हुए वो कहती है कि नहीं, मेरे फादर भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान का एक पॉजिटिव कंट्रोल होता है, उसके फादर की तरह नेगेटिव कंट्रोल नहीं। तो वो अपने फादर को एक स्वस्तिक से कंपेयर करती है, जो कि हिटलर की पार्टी का सिंबल था। हिटलर की पार्टी का सिंबल एक उल्टा स्वस्तिक था, एक्चुअल स्वस्तिक नहीं था। उसको आज भी लेकिन अंग्रेज लोग स्वस्तिक बोलते हैं, बट वो एक स्वस्तिक नहीं है। हिटलर की पार्टी का जो सिंबल है वो एक ऑपोजिट स्वस्तिक था। तो वो कहती है कि उसके फादर गॉड नहीं है, बल्कि एक स्वस्तिक जैसे साइन है, जो कि जर्मन नाजी रिजाइम का सिंबल था, यानी हिटलर की पार्टी का सिंबल था। और ये एक ऐसा सिंबल है जिसमें से कोई भी लाइट नहीं जा सकती या कोई भी पॉजिटिविटी नहीं जा सकती। शी देन गोज ऑन टू से दैट ऑल वुमेन लव फास्टेस्ट बीइंग स्टेप्ड ऑन ब्रूटली बाय समवन हु इज़ अ मॉन्स्टर एट हार्ट। तो वो कहती है कि सभी औरतों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी कि जो बुरे लोग हैं, फासिस्ट हैं, उनके ऊपर रगड़ दिया जाए उनको, या उनके ऊपर प्रेशर बना दिया जाए, जो लोग मॉन्स्टर्स होते हैं उनके ऊपर। द स्पीकर देन रिकॉल्स अ फोटोग्राफ ऑफ हर फादर वेयर ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ ब्लैक बोर्ड। In the picture one could see that he has a cleft chin, but the speaker implies that he has a cleft feet of a devil as well. तो उसके बाद स्पीकर एक फ़ोटोग्राफ के बारे में बताती है जहाँ पे उसके फादर ब्लैक बोर्ड के पास खड़े होते हैं और वो उसकी चिन को डिस्क्राइब करती है, लेकिन उसके साथ साथ वो कहती है कि चिन पर तो एक निशान था ही, लेकिन उसके फादर के जो पैर हैं वो भी क्लेफ्ट फीट होंगे, यानी जैसे जो डेविल है क्रिश्चियनिटी में, जो डेविल होता है उसके जैसे पैर होते हैं, एक बकरी या एक गोट के जैसे पैर, उसी तरीके से उसके फादर के पैर रहे होंगे। मतलब बेसिकली यहाँ पे वो अपने फादर को डेविल के साथ कंपेयर कर रही है और कह रही है कि उसके फादर एक डेविल होंगे। और वो इतने बुरे थे, इतने विकेट थे कि उन्होंने उसके हार्ट को पीसेस में तोड़ दिया, उसके दिल को तोड़ दिया। द स्पीकर वॉज 10 years old when her father died. When she was 20 she tried to commit suicide so that she could finally be reunited with him. तो जो स्पीकर जब 10 साल की थी तभी उसके फादर मर गए थे, और जब वो 20 साल की हुई तो उसने सुसाइड करने की कोशिश की ताकि वो रीयूनाइट हो सके अपने फादर के साथ। ये जस्ट एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट है। शी थॉट इवन बीइंग बरीड विथ हिम वुड बी इनफ। द सुसाइड अटेम्प्ट वॉज अनसक्सेसफुल। लेकिन जो सुसाइड अटेम्प्ट है वो अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि उसे बचा लिया गया, रिकवरी हो गई उसकी, और क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया था तो उसने फिर से एक प्लान बनाया है सुसाइड करने का। शी मेड अ मॉडल ऑफ हर फादर, अ मैन इन ब्लैक हु लाइक हर फादर लुक्ड द पार्ट ऑफ अ नाजी। तो अब उसके फादर तो नहीं रहे, तो उसने एक दूसरे आदमी को ढूंढा है जो उसके फादर की तरह दिखते हैं, और वो नाजी यानी हिटलर की तरह बिहेव करता है वो आदमी। और वो आदमी कौन है वो आपको अब बहुत जल्दी पता चलेगा। वो आदमी बेसिकली सिल्विया प्लाथ के हस्बैंड है, टेड ह्यूग्स। तो बेसिकली वो कहती है कि तुम तो मर गए, लेकिन अब दूसरा एक डेविल मेरी लाइफ में आ गया और वो मेरा हस्बैंड है।
तो दिस मैन हैड अ लव ऑफ टॉर्चर। तो वो कहती है कि ये जो दूसरा आदमी है जिसको मैंने ढूंढ निकाला है, जो हिटलर की तरह बिहेव करता है, उसे टॉर्चर करना बहुत पसंद है और मैंने तो उससे शादी भी कर ली है। और वो कहती है अपने फादर को कि अब तुम्हारा काम पूरा हो गया है, तुम जो चाहते थे कि मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए वो वाकई में डिस्ट्रॉय हो गई है, क्योंकि अब तुम चले गए लेकिन तुम्हारे जैसा एक दूसरा इंसान मेरी लाइफ में है। और मैंने टेलीफोन को भी अनप्लग कर दिया है ताकि कोई भी मुझसे बात ना कर सके। द स्पीकर रिकॉन्स दैट इफ शी इज किल्ड वन मैन शी इज इन इफेक्ट किल्ड टू। तो वो कहती है कि अगर उसने एक आदमी को मार दिया तो वो दो को भी मार सकती है। तो वो कहती है कि उसका हस्बैंड एक वैम्पायर है और 1 साल नहीं पूरे 7 साल से उसका हस्बैंड उसका खून पी रहा है, और इसलिए वो कहती है दैट हर फादर ही कैन लाई बैक नाउ। तो अपने फादर को कहती है कि अब तुम आराम से सो सकते हो, इसीलिए क्योंकि तुम जो चाहते थे कि मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए वो सचमुच डिस्ट्रॉय हुई है। देयर इज अ शार्प वुडन पोस्ट द काइंड यूज्ड टू किल वैम्पायर स्टक थ्रू हर फादर्स हार्ट। फिर वो कहती है कि जैसे किसी वैम्पायर को मारने के लिए एक शार्प लकड़ी का इस्तेमाल होता है, उसी तरह की लकड़ी उसके फादर के हार्ट में है। द स्पीकर इमेजिन्स अ विलेज इन विच द लोकल्स नेवर लाइक्ड हर फादर एंड सो दे आर डांसिंग एंड स्टॉम्पिंग ऑन हिज बॉडी बिकॉज दे ऑलवेज न्यू एग्जैक्टली वॉट ही वॉज। तो स्पीकर इमेजिन करती है एक ऐसा गाँव जहाँ के गाँव वाले उसके फादर के शरीर पर नाच रहे हैं, इसीलिए क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता था कि उसके फादर एक वैम्पायर हैं। द स्पीकर डीम्स हर फादर डिस्पेकेबल एंड अगेन टेल्स हिम दैट शी इज़ फिनिश्ड। उसके बाद वो फिर से अपने फादर को कहती है कि वो बहुत ही हेटफुल है इंसान है और सभी लोग उनसे नफ़रत करते हैं। और फिर वो कहती है कि वो भी ख़त्म होने वाली है क्योंकि उसके फादर और उसके हस्बैंड ने मिलकर उसकी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और वाकई में इस पोएम को लिखने के तुरंत बाद 4 महीने बाद ही सिल्विया प्लाथ ने सुसाइड कर ली थी, एक बड़े से ओवन में अपना सर अंदर डालकर। सो यहाँ पर ये पोएम ख़त्म हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया पोएम बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, एक नेगेटिव पोएम है। सो आई होप आपको ये पोएम की समरी समझ में आई होगी, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।